हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा एयर जो चैप्टर चल रहा है इसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे, ठीक है। और आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा भैया, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी है भैया ये आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी क्या आता है, हमने अब तक बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। एनवायरमेंट यानी वॉट एवर सराउंड्स यू, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट कहेंगे। तो आपके सराउंडिंग में क्या आएगा भैया, बायोटिक एंड बायोटिक थिंग्स आएंगी, ठीक है। इंटरेक्शंस बिटवीन देम एंड अमोंगस्ट देम, यानी उनके बीच में का और इन दोनों के बीच में का जो इंटरेक्शंस है उसे क्या कहते हैं, हम इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। वेदर यानी क्या होता है भाई, डे टू डे आवर टू आवर फिनोमिना, यानी क्या होता है, वेदर होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक नॉर्मल डे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग है, यहाँ पे नून है, और यहाँ पे क्या है भैया, इवनिंग है। अब मॉर्निंग में आपको क्या है, सन दिख रहा है, ठीक है, यानी हीट है, ठीक है, धूप है अच्छी खासी, ठीक है। अब नून में क्या हो गया भाई, क्लाउड्स आ गए, क्लाउडी वेदर हो गया, ठीक है। और इवनिंग में भाई क्या हो गई, रेन आ गया, बारिश आ गई। तब देखो क्या हो रहा है, आवर टू आवर क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। डे टू डे भी कह सकते हैं, जैसे कि सब कुछ करो कि मंडे, मंडे में क्या है भाई, एक सेकंड दे दो भाई, ओके चलो। मंडे में क्या है भाई, बहुत ज़्यादा धूप थी, मंडे में क्या थी भैया, बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन ट्यूसडे आते आते क्या हो गया भैया, क्लाउडी वेदर हो गया भैया। और फिर थर्सडे आते आते क्या हो गया भैया, थर्सडे वेडनेसडे जो भी है, क्या हो गया भैया, रेन आ रही। तो क्या हो गया भैया, देखो डे टू डे क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी वेदर जो वो क्या है, डे टू डे या फिर आवर टू आवर कंडीशन है, किसकी भैया, एटमॉस्फियर की। किसकी भैया, एटमॉस्फियर की। एटमॉस्फियर यानी क्या होता है आपको पता है, ठीक है। जो भी थिन लेयर ऑफ गैसेस आपको सराउंड की हुई है एफियर की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर। उसे क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फियर, ठीक है। उसके बाद देखो भैया क्लाइमेट, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, एवरेज वेदर कंडीशन। अगर किसी वेदर की कंडीशन बहुत सालों तक वैसे ही रहती है तो उसकी एवरेज वेदर कंडीशंस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लाइमेट, ठीक है। जैसे कि देखो कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सालों तक अगर कोल्ड ही वेदर रहता है तो यानी उसका एवरेज कंडीशन जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, फिर कोल्ड रहेंगी। तो उसका वहाँ का क्लाइमेट कैसे हो जाएगा भैया, कोल्ड। कैसे हो जाएगा, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो फिर। यानी कुछ नहीं, वेदर आवर टू आवर डे टू डे फिनोमेना, यानी वेदर डेली बेसिस पे या आवर टू आवर बेसिस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो एवरेज कंडीशन रहेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम अगर डे टू डे अगर कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि वेदर क्या हो रहा है, डे टू डे चेंज हो रहा है, ठीक है। वेदर क्या हो रहा है, डे टू डे चेंज हो रहा है, ठीक है। आवर टू आवर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर बहुत सालों तक ये ऐसे ही रहता है, अगर कोल्ड ही रहता है बहुत सालों तक और वार्म ही रहता है बहुत सालों तक, तो हम क्या कहेंगे फिर, वेदर की जो एवरेज कंडीशंस निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भैया क्लाइमेट। उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट। यानी एवरेज वेदर कंडीशंस क्या हो गए भैया, क्लाइमेट। देखो द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। यानी कोल्ड बहुत सालों तक रह गया तो क्या हो गया, वेदर, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है ना डे टू डे, आवर टू आवर, लेकिन इसकी एवरेज कंडीशन अगर ऐसी रहती है, कोल्ड बहुत सालों तक, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज कंडीशन है, फिर इस कोल्ड को, इसी कोल्ड को क्या कहा जाएगा भैया, क्लाइमेट। यानी इसका क्लाइमेट का है क्या, ऐसा है भैया, कोल्ड है भैया, ऐसा है क्लाइमेट, कोल्ड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेदर आवर टू आवर एंड डे टू डे ध्यान में रखो, और क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन, बस हो गया भैया। चलो फिर उसके बाद देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी क्या आता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। क्या है भैया, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि ये क्या है भैया, जीरो है, ये क्या होगी, रेफरेंस लाइन होगी, ये क्या होगी, रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है, जीरो। अब इसके ऊपर है पॉजिटिव और इसके ऊपर है नेगेटिव, ठीक है। ऊपर जाओगे तो क्या होगा भैया, हॉट मिलेगा, और नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन से हम ऊपर जाते हैं तो हमें हॉट मिलता है, और नीचे आते हैं तो कोल्ड मिलता है, ठीक है, बस। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ठीक है। उसकी हॉटनेस की डिग्री क्या है और कोल्डनेस की डिग्री क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भैया टेम्परेचर,
टेम्परेचर, ठीक है। देखो, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट्स बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ डे एंड नाइट के बेसिस पे चेंज नहीं होता, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर देखो भैया, समर में टेम्परेचर क्या रहता है, विंटर में क्या रहता है, समर में बहुत हॉट रहता है तो विंटर में क्या रहता है, कोल्ड रहता है, ठीक है। ये तो अब सबको पता ही है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है भैया, तो इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। उसके बाद देखो, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस द सेम है भाई। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम ध्यान में रखना भाई, छठी क्लास में पढ़ी थी ये वाली। ये हो गया भाई इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया भाई आर्टिक, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया भैया अंटार्कटिक, ठीक है। ये जो एरिया है ये क्या हो गया भैया, ट्रॉपिक हो गया, पता है ना आपको, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा सन। अब सन की जो इंसोलेशन है, सन की जो, देखो इंसोलेशन यानी सूरज की किरण, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। यानी सोलर एनर्जी जो आ रही है ना, उसी को कहते हैं इंसोलेशन। यानी सूरज की किरणें भैया क्या हो रही, इधर ये क्या है भैया, ये नॉर्थ पोल है भैया, ये साउथ पोल है। ये हो गया भैया इक्वेटर अपना। अगर आप इक्वेटर पे देखोगे तो ट्रॉपिक पे क्या हो रहा है, सन की जो सोलर एनर्जी है, फिर जो सूर्य किरणें है, वो क्या आ रही, डायरेक्टली आ रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे रहेगा भैया, हाई रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे फिर आप क्या कर रहे हो भैया, यहाँ से पोल की तरफ जा रहे हो, तो जो सूरज की किरणें वो कैसी हो रही है भैया, इंक्लाइन हो रही है, क्या हो रही है, इंक्लाइन हो रही है, ठीक है। अब इंक्लाइन हो रही है तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से निकलोगे और फिर पोल की तरफ जाओगे, आप इक्वेटर से निकल गए और पोल की तरफ जा रहे हैं, जस्ट सेकंड, ये दिख नहीं रहा ना, हाँ, ये ले लेते हैं, दिख दिख जाएगा। आप क्या पोल की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है भैया, टेम्परेचर कम कम होते जा रहा है। क्यों टेम्परेचर कम कम होते जा रहा है भैया, क्योंकि सूरज की जो किरणें है भैया वो क्या हो रही है, इंक्लाइन होते जा रही है। जस्ट इमेजिन, ये ट्रॉपिक है, यहाँ पे परसेंटेज के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक है, यहाँ पे 100% सूरज की किरणें मिल रही है। अब जैसे जैसे पोल तक जाओगे तो सूरज की किरणें क्या होती जाएंगी, कम कम होती जाएंगी। जब आप यहाँ पे पोल पे पहुंचोगे तो शायद ये 10% ही रहेंगी, ठीक है। यानी 10% ही सूरज की किरणें आ रही। अब बताओ मुझे कि 10% सूरज की किरणें जहाँ रिसीव हो रही है और 100% सूरज की किरणें जहाँ रिसीव हो रही है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस जगह पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऑब्वियस है इस जगह पे रहेगा 100% पे, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें क्या हो रही है, ज्यादा रिसीव हो रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, जब हम इक्वेटर से निकलते हैं और पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है भैया, कम कम होते जाता है, ठीक है। या फिर जब हम पोल से निकलते हैं इक्वेटर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है भैया, बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है और कम क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके लिए ये डायग्राम आप ध्यान में रखो, सिर्फ एक ही इसका रीजन है। क्या रीजन है भाई साहब, तो रीजन है भैया कि सूरज की जो किरणें है ना, वो क्या हो रही है, इंक्लाइन होती जा रही है, क्या हो रही है, इंक्लाइन होती जा रही है। इसी वजह से क्या, जब हम इक्वेटर से निकलते हैं और पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है भैया, कम कम होते जाता है, यानी कम होते जाता है, ठीक है, डिक्रीजेस होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कौन करता है भैया, इंसोलेशन। इंसोलेशन यानी क्या होता है भैया, सूरज की किरणें, तय मेरे को कुछ नहीं है, इंसोलेशन यानी सूरज की किरणें, यानी जो सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पर आ रही है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं सूरज की इंसोलेशन, ठीक है। अब समझ में आ गया कि जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंसोलेशन है। क्या है भैया, इंसोलेशन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इनकमिंग सोलर एनर्जी है, ठीक है। इंसोलेशन डिक्रीजेस इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, क्यों डिक्रीज होता है अभी बताया मैंने, ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस सेम मैनर। इंसुलेशन क्या हो रहा है, इक्वेटर से जब हम पोल तक जाते हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो रहा है भाई, अपने आप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। यू मस्ट वॉच द 6 क्लास एनसीईआरटी लेक्चर्स, ठीक है। जब आप वो लेक्चर्स देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद देखो, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर प्रेशर, ठीक है, रेन गेज रेनफॉल, और विंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कभी कभी मैच द पेयर्स में क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर यानी क्या होता है, ठीक है। अब देखो air above us pressure us with a great force on our body. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exerts a counter pressure. ठीक है। बेसिकली एयर प्रेशर का मीनिंग देख लेते हैं पहले। एयर प्रेशर डिफाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर यानी कुछ नहीं होता भाई, जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किससे, वेट ऑफ एयर से, वेट ऑफ एयर से, उसे क्या, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे उसे कहा जाता है भैया एयर प्रेशर। एयर प्रेशर नहीं कुछ होगा क्या, कुछ नहीं। प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, एयर है तो उसको वेट भी रहेंगे, वेट ऑफ एयर के द्वारा, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, उसे कहा जाता है एयर प्रेशर। ठीक है। अब एयर प्रेशर कितना यानी एयर जो प्रेशर है कितनी एग्जर्ट करती है और उसका वेट भी क्या है। ठीक है। इतने डेप्थ में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इतना डेप्थ में पूछते नहीं है। ठीक है। फिर भी आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप गूगल कर सकते हो। जैसे वेट ऑफ दे रहा आई थिंक 1.3 किलोग्राम होगा कुछ तो भी। ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसा ही कुछ तो भी है। ठीक है। तो आप देख लेना। ठीक है। इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पूछते नहीं है। ठीक है। चलो फिर एयर प्रेशर यानी क्या होता है भैया, सिंपल में कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, किसके द्वारा, वेट ऑफ द एयर के द्वारा, उसे कहा जाता है एयर प्रेशर। ठीक है। अब ये जो एयर है ये क्या करती है हमारे बॉडी पे, या हमें हर तरफ से क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, लेकिन ये जो प्रेशर है हम क्या फील नहीं करते। ठीक है। फील करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो हर तरफ से होता है और इसके काउंटर में हमारी बॉडी भी क्या करती है, काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या करती है, काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट पता है भैया। ठीक है। ये ब्लड प्रेशर जो है ना, एयर प्रेशर से ही रिलेटेड है। ठीक है। चलो फिर इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा साइंस का पोर्शन भी आता है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। हम स्टिक रहेंगे अपनी जियोग्राफी के। उसके बाद देखो एज वी गो लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। ठीक है। आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, आपको पता है। ठीक है। सबसे यानी बॉटम वाली लेयर कौन सी थी भैया, यहाँ पे देख लेते हैं। ये थी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और ये थी भैया एक्सोस्फियर। ठीक है। यानी लेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होते जाएगा भैया, डिक्रीज होते जाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होते जाएगा। ठीक है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। ठीक है। अब एयर प्रेशर जो है सी लेवल पे क्या रहता है भैया, सबसे ज्यादा रहता है। अगर समंदर के पास आप खड़े हो तो आपको एयर प्रेशर सबसे ज्यादा क्या होगा, महसूस होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि सी लेवल पे वेट जो होता है एयर का वो क्या होता है, ज्यादा रहता है। क्या रहता है, ज्यादा। वेट ऑफ एयर क्या रहता है, सी लेवल पे ज्यादा रहता है। क्यों रहता है ज्यादा, मे भी हो सकता है वहां पे जो टेम्परेचर हो कैसे रह सकता है, लो टेम्परेचर रहता है, इस वजह से मे बी। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है। चलो फिर एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा रहता है, सी लेवल पे। क्यों रहता है, क्योंकि एयर का जो वेट रहता है वो एयर प्रेशर पे क्या रहता है, सॉरी क्योंकि एयर का जो वेट है वो सी लेवल पे क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे क्या रहता है, एयर प्रेशर भी क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है। ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। ऑब्वियसली है भैया। देखो ए ई जगह और ए बी जगह, अब एयर ऐसी हॉरिजॉन्टली बह रही है। ठीक है। बेसिकली इसको विंड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भैया विंड। ठीक है। अब ऐसी बह रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वार्म एयर है। क्या है, वार्म एयर, यानी बेसिकली टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कोल्ड एयर है। तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर है। ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर वार्म का वो कोल्ड से क्या है भैया, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रही है। अब ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो ले रही है तो ये क्या करेंगी, कोल्ड एयर के ऊपर से एयर फ्रंट वगैरह आपको बाद में वो दिखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसी फ्लो हो रही है। ठीक है। अब क्या करेंगी ये, वार्म और कोल्ड एयर को रिप्लेस करेगी। क्या करेगी,
रिप्लेस कर देगी, ठीक है। रिप्लेस करने की वजह से क्या हो गया, यहाँ का टेम्परेचर जो कोल्ड था वो क्या हो गया, अभी वार्म हो गया। क्या हो गया, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। एयर सर्कुलेशन के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। वो हम 11 क्लास की एनसीईआरटी में क्लाइमेटोलॉजी में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, अब उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको एयर प्रेशर क्या होता है उतना ही ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रख लिया ना आपने कि एयर प्रेशर क्या होता है, तो 11 में हम अपने आप डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, इसी वजह से क्या होता है, फिर यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, वार्म हो गया, ठीक है। यानी यहाँ का कोल्ड एयर को किसने रिप्लेस कर दिया, वार्म एयर ने कर दिया। टेम्परेचर भी कैसे हो गई भैया, वार्म हो गया उस जगह का, बस इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, ठीक है। मैंने आपको बोल बताया था कि भैया इस सन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रही है, सनरेज आ रही है, ठीक है, इस प्लेस पे, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर रहा तो कौन सा एरिया तैयार होगा, लो प्रेशर एरिया तैयार होगा, क्या होगा, लो प्रेशर एरिया तैयार होगा, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर है तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी भैया, हीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे भैया, एक्सपांड हो जाएंगी, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे उसके दूर दूर हो जाएंगे, तो वो एक्सपांड हो जाएंगी, और एक्सपांड होने की वजह से क्या कहेंगे भैया, राइज होंगी, यानी ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एरिया तैयार हो गया भैया, यहाँ पे जो अभी एरिया तैयार हो गया ना इस प्रोसेस से, ठीक है, इसी को कहा जाता है लो प्रेशर एरिया। यानी लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द हाई टेम्परेचर, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया जब रहता है तब क्लाउड कैसे रहता है, क्लाउडी स्काइज रहते हैं, और वेदर भी कैसे रहता है, वेट वेदर रहता है, ठीक है। ध्यान में आ गया लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया कुछ भी नहीं भाई साहब, इतना ही ध्यान में रखो कि हाई टेम्परेचर इज इक्वल्स टू लो प्रेशर एरिया। हाई टेम्परेचर यानी क्या होता है कि जब सूरज की किरणें इस जगह पे पड़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ये बात यहाँ में ध्यान में रखना, ठीक है। इस जगह पे पड़ रही है तो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो गई, हीट हो गई। हीट होने के बाद वो क्या हो गई भैया, एक्सपांड हो गई, और एक्सपांड होने की वजह से वो राइज हो गई या फिर गो अप, ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैक्यूम बन गया ना, तो ये जो वैक्यूम है इसी वैक्यूम को कहा जाता है लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया एसोसिएटेड भैया हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि एयर प्रेशर यानी क्या आता है, वेट ऑफ एयर वगैरह 11 क्लास में बहुत ही डेप्थ में बता दूंगा आपको, ठीक है, बहुत ही डेप्थ में कवर करने वाले हैं। हमारी मेन जो एनसीईआरटी है भैया 11th एंड 12th वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना डेप्थ में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में चले भी गए तो पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा आपको, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर, और हो सकता है कि 11 क्लास की जब एनसीईआरटी हम पढ़े तो मैं आपको स्पेशली नोट्स भी दूंगा, एडिशनल वैल्यू एडेड मटेरियल के, ठीक है। अभी उस पर काम चल रहा है, मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। एनीवे चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है भैया, एयर प्रेशर यानी जो भी प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है अर्थ के सरफेस पे वेट ऑफ द एयर के द्वारा, उसे कहा जाता है एयर प्रेशर। एयर जो है हमारे बॉडी पे सभी डायरेक्शन से क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, और हमारी बॉडी क्या करती है, काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसलिए हमें वो प्रेशर फील होता नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, प्रेशर भैया कम कम होते जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहाँ पे रहता है भैया, सी लेवल पे रहता है। क्यों रहता है भैया, क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ द एयर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, यानी एयर का जो वेट रहता है वो क्या रहता है भैया, ज्यादा रहता है, कहाँ पे, सी लेवल पे, इसलिए वहां पे एयर प्रेशर भी क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो है भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। ये बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर का, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है टेम्परेचर जो भी उसके गिवन प्लेस का है, ठीक है। एक सिंपली बात करता हूँ, चलो आपको एक बताता हूँ, वो तो बताया मैंने, फ्लो हो रही है, नहीं जस्ट इमेजिन करो कि ये प्लेस है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है भैया, वार्म है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से एयर ऐसी बहती आ रही है, क्या हो रही है, ऐसी बहती आ रही है, ठीक है। अब ये जो बहने वाली एयर है इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, क्या है, इसका टेम्परेचर कम है। लेकिन ये प्लेस जो है इसका टेम्परेचर क्या है भैया, ज़्यादा है। अब एयर क्या आ रही है, इस वार्म प्लेस से गुजर रही है, ठीक है। वार्म प्लेस से गुजर रही है, एयर का टेम्परेचर कम है लेकिन इस प्लेस का क्या है, ज़्यादा है।
तो ये एयर जो है क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी अपने आप। क्या हो जाएगी अपने आप, वार्म हो जाएंगी। बस यही उनका कहना है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ये जो भी एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है, ये अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी एयर प्रेशर यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, वो इन्फ्लुएंस होगा किसी जगह के टेम्परेचर से, अगर उस जगह से वो एयर गुजरती है तो, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर एरिया रहेगा तो क्लाउडी स्काईज रहेंगे एंड वेट वेदर रहेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया नहीं, कुछ नहीं होता। हाई प्रेशर एरिया अगर आ गया तो क्या, एक यहाँ पे देख लो, देखो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया, फिर लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भैया, हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। हाई टेम्परेचर था तो क्या था, हीट ज़्यादा थी। लो टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा भैया, हीट वगैरह नहीं रहेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो एयर थी यहाँ पे कंपेरेटिवली बताता हूँ मैं आपको। चलो देखो, सूरज की किरणें आ रही, सूरज की किरणें आ रही भैया, ये एयर है, ये क्या हो गई, हीट हो गई, एक्सपांड हो गई और राइज हो गई। यहाँ पे हो गया भैया लो प्रेशर एरिया तैयार, ठीक है। अब ये जो एयर राइज हुई है ये क्या है भैया, लाइटर एयर है। क्या है, लाइटर है, यानी हल्की एयर है, ठीक है। अब जहाँ पे लो प्रेशर सॉरी अब जहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा वहाँ की एयर कैसे रहेगी भैया, कोल्ड रहेगी। क्या रहेगी भैया, कोल्ड रहेगी। कोल्ड रहेगी तो क्या होगी भैया, हेवी होगी, और हेवी रहेगी तो क्या करेगी भैया, सिंक रहेगी। वो ऊपर उठेगी क्या, नहीं ऊपर उठेगी। इसी को कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। अब देखो ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। अब एयर क्या हो गई, राइज हो गई, ऊपर चलेगी। अब एयर ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे क्या तैयार हो गया, यहाँ पे वैक्यूम बन गया ना। अब इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा, ये वाला हाई प्रेशर एरिया वाला जो एयर है ना, ये फिल करेगा, ठीक है। फिर से वही प्रोसीजर होंगी, फिर से एयर आएंगी, फिर एयर सॉरी फिर से हीट आएंगी, एयर को वार्म करेंगी, और ये चलो, इसी को कहा जाता है एयर सर्कुलेशन। इसी को कहा जाता है एयर सर्कुलेशन। यानी एयर कैसे मूव करती है भैया, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। आपको खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि जो एयर हीट होंगी वो एक्सपांड होंगी, वो राइज करेंगी, ठीक है, तो वो लाइटर एयर रहेंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर, और जो एयर राइज कर रही है, एक्सपांड कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा एरिया तैयार होगा, लो प्रेशर एरिया तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होने की वजह से एयर कैसे रहेंगी भैया, कोल्ड रहेंगी। कोल्ड है तो हेवी हो जाएंगी, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा भैया, कोल्ड है तो सीधी सी बात है, ठीक है। हेवी रहेंगी, हेवी रहेंगी तो क्या होंगी, सिंक होंगी। और ये एसोसिएटेड है भैया हाई प्रेशर एरिया। और हाई प्रेशर एरिया कब बन रहा है भैया, कोल्ड कब रहेंगी, जब लो टेम्परेचर रहेगा तब, ठीक है। बस इतना ही था मेरे को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर एयर इज कोल्ड एंड हेवी। बताया कि जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे एयर कैसे रहेंगी भैया, ठंड रहेंगी, ठंड रहेंगी और हेवी भी रहेंगी वो, ठीक है। इसी को कहा जाता है, और हेवी एयर जो है वो क्या करेगी, सिंक करेंगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया एसोसिएटेड है भैया क्लियर एंड सनी स्काइज के साथ, जबकि लो प्रेशर एरिया क्या था, क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, ठीक है। जबकि हाई प्रेशर एरिया क्लियर एंड सनी स्काइज, ठीक है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया हुआ है, आप समझ लेना, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे देखो क्या नोट डाउन करना है भैया, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एरिया, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया कैसे तैयार होता है भैया, तो लो प्रेशर एरिया कैसे तैयार होता है कि एयर हीट होती है, एक्सपांड होती है, राइज करती है, लाइटर एयर रहती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है तो भैया एयर क्या रहेंगी, कोल्ड रहेंगी, हेवी रहेंगी और सिंक करेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भैया, हाई प्रेशर एरिया। बस इतनी बात है मेरे को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी विंड,
ठीक है। देखो विंड किसको कहा जाता है, जो एयर की मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, उसे ही कहा जाता है विंड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, उसे भी हम क्या विंड कह सकते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है विंड की, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विंड। बेसिकली हो सकता है कि एयर से ज़्यादा स्पीड विंड की रहती होंगी, इसलिए इसको विंड कहा जाता है। तो आप दोनों तरीके से ध्यान में रखते हो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर उसको क्या कहा जाता है, विंड, और या फिर मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, उसे भी विंड कहा जाता है। विंड विंड को 3 टाइप्स में इन्होंने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। एक है परमानेंट विंड, एक है सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है। परमानेंट विंड यानी क्या, जो थ्रू आउट द ईयर में एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी, फ्लो ब्लो होती रहेंगी। ठीक है, अभी बह रही होंगी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, वेस्टरलाइज भी कहा जाता है, ईस्टरलाइज भी कहा जाता है। और वेस्टरलाइज यानी जो वेस्ट डायरेक्शन से बहती है उसे वेस्टरलाइज कहा जाता है, जो ईस्ट डायरेक्शन से बहती है उसे ईस्टरलाइज कहा जाता है। ठीक है, यानी किस डायरेक्शन से वो विंड फ्लो हो रही है या फिर ब्लो हो रही है, उस डायरेक्शन पे उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, वेस्ट से बह रही है वेस्टरलाइज, इससे बह रही है ईस्टरलाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट विंड यानी जो थ्रू आउट द ईयर क्या कहती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परमानेंट विंड। सीजनल विंड क्या हो जाएगी भैया फिर, सीजनल विंड यानी हो जाएंगी कि जो सीजन के अनुसार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसे कहा जाएगा सीजनल विंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। ठीक है, जब मानसून आता है तो कैसे आता है, वेस्ट से विंड बहती है, मानसून चले जाने के बाद ईस्ट से आए। ठीक है, ये पता चलेगा आपको, मानसून, रिट्रेटिंग मानसून वगैरह। ठीक है, सब पता चल जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखो कि सीजनल विंड यानी जो क्या है, सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। लोकल विंड, लोकल विंड क्या हो जाएंगी भैया, लोकल क्या पीरियड, देखो लोकल विंड क्या हो जाएंगी, जो ब्लो हो रही है पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, डे और ईयर में, छोटे से स्मॉल एरिया में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लोकल विंड। उसको क्या कहा जाता है, लोकल विंड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, आप पढ़ के भी वो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, लोकल विंड्स भी समझ में आएगा। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है लैंड एंड सी ब्रीज का। ठीक है, तो लैंड एंड सी ब्रीज तो आप हम अच्छे से पढ़ने वाली है क्लाइमेटोलॉजी में, यहाँ पे थोड़ी 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो भैया ये क्या है, ये सन है, अब सूरज की रोशनी आ रही है। ठीक है, ये क्या है भैया, लैंड है। क्या है ये, लैंड है। और ये समंदर है अपना, ये क्या है भैया, ये समंदर है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लैंड क्या है, जल्दी हीट होता है, और वाटर जो है वो लेट हीट होता है। लैंड जल्दी गर्म होता है, तो ये जो है क्या है, वाटर, वो क्या होता है, लेट गर्म होता है। अब लैंड क्या हो रहा है भैया, जल्दी हीट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया तैयार हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। यानी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया तैयार होगा। यानी यहाँ पे जो क्या है, एयर है, वो क्या हो जाएंगी, लाइटर हो जाएंगी, अब चली जाएंगी। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएंगी, अब चली जाएंगी। अब चले जाने के बाद भैया सी पे कौन सा एरिया रहेगा, अगर जल्दी से क्या हो रहा है, थोड़ा लेट, अगर ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, 1 सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, लेट अगर हो रहा है हीट, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, एज कम्पेयर टू द लैंड, देखो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया तैयार हो जाएगा भैया यहाँ पे। क्योंकि एज कम्पेयर टू द लैंड, सी क्या है, अभी भी कोल्ड है ना, क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो एयर की जो मूवमेंट है वो कैसी होंगी भैया, ये होंगी भैया ऐसी, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। क्या हो जाएंगी, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। समझ में आ रहा है, तो इसी को कहा जाता है भैया सी ब्रीज। इसी को क्या कहा जाता है, सी ब्रीज। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सी ब्रीज यानी क्या होता है, जब एयर की मूवमेंट होती है सी टू द लैंड, उसको कहा जाता है सी ब्रीज। ठीक है, और जब एयर की मूवमेंट लैंड टू द सी रहेगी, उसे क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रीज। उसे क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रीज। समझ में आ गया। ठीक है, देखो टेम्परेचर का ही फर्क है यहाँ पे, कुछ नहीं। ठीक है, एक बार और अच्छे से नाइट और डे का कंपैरिजन करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो फिर
ये लैंड है भैया और ये है हमारा सी, ठीक है। अब क्या होता है दिन में, डे, या डे की बात करें, दिन में क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। अगर जल्दी हीट हो रहा है तो क्या हो गया भैया, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एज कंपेयर टू द लैंड, जो वाटर है, ओशन वाटर, वो क्या होता है, लेट हीट होता है, यानी गर्म होने के लिए वक्त लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, हाई प्रेशर एरिया तैयार। एज कंपेयर टू द लैंड, पानी अभी भी क्या है, ठंडा है। तब क्या हो जाएंगी, एयर कैसी मूव करती है, हमने पढ़ा है कि हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे तैयार हो गया भैया, यहाँ पे, कहाँ पे, ओशन पे। और लो प्रेशर एरिया कहाँ पे है भैया, लैंड पे। तो ये जो मूवमेंट है कैसी हो रही है, ओशन टू लैंड हो रही है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इसे कहा जाता है सी ब्रीज। सी ब्रीज यानी जो एयर की मूवमेंट है सी टू लैंड हो रही है, ठीक है। तो डे में होता है, नाइट में क्या हो जाएगा भैया, ये है अपना लैंड और ये क्या है भैया, अपना ओशन वाटर, ठीक है। देखो, लैंड जितने जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। ओशन वाटर क्या रहता है, या फिर कोई भी वाटर हो, वो जितना वक्त लेता है गर्म होने के लिए उतना वक्त भी वो ठंडा होने के लिए रहता है। तब नाइट में क्या हो जाता है कि लैंड जल्दी ठंड हो जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया तैयार हो गया भैया। और ये अभी भी गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया तैयार हो गया। अब विंड की जो मूवमेंट है वो कैसी रहेंगी, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी लैंड टू सी रहेंगी। तो उसे क्या कहेंगे भैया, लैंड ब्रीज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भैया, लैंड ब्रीज, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखो। मैं बेसिकली बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ खुद को, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें ना हम 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्या है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये लो प्रेशर वाला, हाई प्रेशर वाला जब तक कंसेप्ट आपको अच्छे से कवर नहीं हो जाता ना, तब तक आपको समझेगा नहीं, ठीक है। और वो कंसेप्ट थोड़ा समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। यही पे ध्यान में रखो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ये दिया हुआ है भाई मोमेंट, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ट्रॉपिक है, ये इक्वेटर हो गई भैया। इतना ध्यान में रखो, बाकी मत देखो इसमें, ठीक है। देखो, ईस्ट से आ रही है तो क्या हो गई भैया, ईस्टर्लीज है। वेस्ट से जा रही तो क्या हो गई भैया, वेस्टर्लीज हो गई। देखो, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, बस इतना ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं इसमें देखने का, ठीक है। प्रेशर बेल्ट वगैरह ये अभी अपने काम के नहीं है। उसके बाद देखो मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर यानी क्या होता है भैया, अगर एयर है, एयर में अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पानी है, थोड़ा पानी धर के है, ठीक है, मॉइस्चर, उसी को मॉइस्चर कहते हैं। अगर थोड़ा पानी पानी रहता है तो, ठीक है। अगर ठंड लगी, अगर गीली 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 एयर, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। क्या है, अगर एयर गीली है तो उसे कहा जाता है मॉइस्चर, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, अभी बस इतना, गीली एयर, मॉइस्चर, ठीक है। When water evaporates from land and different water body, it becomes water vapor। पता है भैया, जब evaporation होता है, हीट वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो क्या बन जाता है, लिक्विड टू गैस, या फिर वाटर वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एवापोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवापोरेशन कहा जाता है। ये सबको पता होगा, ठीक है। वही बोल रहे हैं आप, कि क्या बोल रहे हैं कि जब एवापोरेशन होता है तब क्या होता है भैया, तब वाटर वाटर वेपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये सब आपको पता है, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट टाइम ह्यूमिडिटी कहा जाता है, यानी गीली एयर अगर रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिड कहा जाता है, ह्यूमिड कहा जाता है, ह्यूमिड एयर कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का किसे कहा जाता है, मॉइस्चर अगर रहता है एयर में, ठीक है, उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, when the air is full of water vapor we call it humid day, ठीक है। बेसिकली देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो, एयर ज़्यादा हीट रहेगी तो उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी एयर का स्टमक जो है अभी भी क्या है भाई, फुल भरा हुआ नहीं है। अगर एयर कोल्ड रहती है, वो सिंक हो रही है, तो भैया उसकी ऑलरेडी कैपेसिटी क्या है, भर चुकी है। जो भी उसकी कैपेसिटी है वो भी क्या हो गई, पूरी हो चुकी है, यानी उसका पेट जो है वो क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। वार्म एयर जो रहती है उसका पेट, हाँ, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो, वार्म एयर, कोल्ड एयर, ठीक है।
वार्म एयर क्या होती है भैया? पेट क्या होता है? एम्प्टी रहता है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, हाफ एम्प्टी, ठीक है। कोल्ड एयर में पेट फुल भरा हुआ रहता है भैया, फुल फिल रहता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो किसकी कैपेसिटी जो वाटर वेपर होल्ड करने की ज्यादा रहेंगी, वॉर अब मुझे बता, वार्म एयर की रहेंगी या फिर कोल्ड एयर की रहेंगी? ऑब्वियस है भैया, किसकी रहेंगी? वार्म एयर की रहेंगी। समझ में आ रहा है? बस यही इन्होंने बताया, ठीक है। यानी वार्म एयर है, ये क्या है अभी भी, उसका सैचुरेशन लेवल हुआ है क्या? नहीं। कोल्ड एयर क्या है? उसका सैचुरेटेड है, लेवल क्या है इसकी? सैचुरेटेड। फुल कैपेसिटी हो गई भैया इसकी, अब ये ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती है। लेकिन वार्म एयर क्या कर सकती है? पेट अभी भी उसका खाली है, तो क्या कर सकती है? वाटर वेपर और भी होल्ड कर सकती है, ठीक है। देखो, when the air is full of water vapor it call it humid day। जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर रहेगा उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमिड डे कहा जाता है, ठीक है। एज द एयर गेट्स वार्मर, यहाँ पे ध्यान दो, एज द एयर गेट्स वार्मर capacity to hold the water vapor increases as it becomes more and more humid। ठीक है, ये क्या करे, मैंने आपको बताया कि वार्म एयर की जो कैपेसिटी रहती है वाटर वेपर होल्ड करने की, वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर, ठीक है। अगर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, सॉरी मराठी आ गया तो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर, तो डे भी क्या रहेगा भैया? ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा, क्योंकि मोर एंड मोर एयर क्या हो रही है, जो मॉइस्चराइज एयर है वो क्या है आपको एटमॉस्फेयर में दिख रही है, इसलिए वो डे भी कैसे रहेगा? मोर एंड मोर ह्यूमिड डे रहेगा, ठीक है। खाली देखो, आपको इतना ही दो चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कौन से? तो वार्म एयर और कोल्ड एयर। आपको इतना ध्यान में रखना है कि वार्म एयर की कैपेसिटी जो रहती है वाटर वेपर होल्ड करने की, वो ज्यादा रहती है, ठीक है। और कोल्ड एयर की क्या रहती है भैया? कम रहती है, इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। जब क्लास 11 पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको मॉलिक्यूल के हिसाब से बताऊंगा, ये मॉलिक्यूल्स कैसे एक्सपांड हो रही है, ठीक है। हम फिर देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेजेस देखेंगे, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के पास पास है, दूर दूर है, वो कनेक्ट करेंगे फिर हम इससे वाटर होल्डिंग के, सॉरी वाटर वेपर होल्डिंग की कैपेसिटी के, ठीक है। अब इतना ही ध्यान में रखो कि वार्म एयर क्या कर रही है भैया? मोर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। उसके बाद देखो, जब ह्यूमिड डे रहता है तो क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। ऑब्वियस है भैया, एयर ठंडी है, मॉइस्चराइज एयर है, गीली एयर है, तो क्या होगा भैया? क्लोथ्स जल्दी से ठंडे हो पाएंगे क्या? सॉरी हाँ, सूख जाएंगे क्या? जी नहीं, नहीं सूख पाएंगे ना, ठीक है। ड्राई एयर अगर रहती है तो क्या हो जाएंगे भैया? क्लोथ्स क्या हो जाएंगे? जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। स्वेट जो रहता है वो भी हमारे बॉडी से जल्दी से एवापोरेट नहीं होता है ह्यूमिड डे, ठीक है। ये वाला ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ह्यूमिड डे में क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टू ड्राई, ठीक है। इसका भी एक देखो, बस पढ़ के ध्यान में नहीं रखना है, इसके पीछे का मैकेनिज्म आपको समझ के लेना है। देखो, ह्यूमिड डे है, ह्यूमिड डे किसको कहा जाता है? जब भाई ह्यूमिड डे किसको कहा जाता है? जब व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, जब एयर का पेट भरा हो जाएगा फुल ऑफ वाटर वेपर से, उसे कहा जाता है ह्यूमिड डे। समझ में आ गया? यानी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है एयर में, ठीक है, तब उस डे को क्या कहा जाता है? ह्यूमिड डे कहा जाता है, ठीक है। और देखो, ह्यूमिड डे में क्या होता है फिर? क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टू ड्राई। अब देखो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, यानी एयर कैसी है भैया? गीली एयर है, ऐसे ध्यान में रखो, गीली एयर है। अब गीली एयर जब गीले कपड़ों से टकराएगी, क्या वो कपड़ों को ड्राई करेगी जल्दी? या फिर ऐसी एयर टकराएंगी, ड्राई एयर अगर टकराएंगी गीले कपड़े से, तो वो ड्राई करेगी जल्दी क्लोथ्स को। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी गीली एयर अगर गीली एयर अगर गीले क्लोथ से टकरा रही तो कैसे ड्राई करेंगी जल्दी से क्लोथ्स को? कर पाएंगी क्या? नहीं। आप ही सोचो, नहीं कर पाएंगी। लेकिन वही अगर ड्राई एयर गीली क्लोथ से अगर टकराते हैं तो क्या हो जाएंगी? वो जल्दी ड्राई कर पाएंगे, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। खाली क्या, वार्म एंड कोल्ड एयर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वो एवापोरेशन का तो पता ही है आपको, वाटर वेपर हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है? जब मॉइस्चर रहता है एयर में, उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिड डे कब कहा जाता है? जब एयर जो है फुल ऑफ वाटर वेपर रहती है, ठीक है, यानी वो मॉइस्चर
जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर रहती है उसे कहा जाता है ह्यूमिड डे। जैसे कि आपको पता है वार्म एयर की कैपेसिटी क्या रहेंगी, वाटर वेपर होल्ड करने की ज्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अभी भी एक बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं बहुत खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है ना, इस पे बेसिकली 1 से 2 घंटे का लेक्चर बहुत डेप्थ में जाके बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। और मुझ में वो कैपेसिटी है और वो इफिशियंसी भी है कि मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ खुद को। ठीक है, क्योंकि ये सब ना हम 11 क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, वहाँ के लेक्चर्स आपके बहुत बड़े होंगे, 1-1 घंटे के में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना ही पढ़ो, वो क्लाइमेटोलॉजी में ये सब हो जाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो आप। ठीक है, खाली इतना ही पढ़ो अभी। ठीक है, वार्म और कोल्ड एयर ध्यान में आ गया। ठीक है, वार्म और कोल्ड एयर के बारे में जो भी बताया है, देखो सब इंटर रिलेटेड है भैया। देखो वार्म एयर कोल्ड एयर, वार्म एयर किससे रिलेटेड है भैया, लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया भैया हाई टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड एयर भैया हाई प्रेशर एरिया और लो टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से इसे रिलेट करके इसको पढ़ना पड़ता है, और वो इस स्टेज में यानी क्लास 7 के एनसीईआरटी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उनको तो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे समझ में आएगा, लेकिन जो बिगिनर है उनको थोड़ा तकलीफ जाएंगे। तो जब वो 11 क्लास तक आ जाएंगे ये एनसीईआरटी की सीरीज देखते देखते, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी, तब उनको भी समझ में आ जाएगा। हम सबके यानी सबके बारे में सोच के खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखो, व्हेन वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। ठीक है, ऑब्वियस है भैया। ठीक है, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, क्लाउड्स आर जस्ट मासेस मासेस ऑफ सच ड्रॉपलेट्स। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बताया इन्होंने, एवापोरेशन की कंसेप्ट बताई है और कंडेंसेशन की बताई है। ठीक है, अब एवापोरेशन यानी क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, आपको पता है कि एवापोरेशन यानी क्या होता है। ठीक है, एवापोरेशन यानी क्या होता है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होना या फिर वेपर में कन्वर्जन होना। ठीक है, देखो एक सेकंड दे दो, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ओके, देखो लिक्विड टू गैस, गैस ही ध्यान में रखो, लिक्विड टू गैस जो कन्वर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एवापोरेशन। फिर कंडेंसेशन किसे कहा जाता है, गैस टू लिक्विड, उसे क्या कहा जाता है, गैस टू लिक्विड, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भैया कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा भैया, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेरियस लेयर्स में टेम्परेचर क्या होते जाएगा भैया, कम कम होते जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, वाटर वेपर क्या हो जाएगी भैया, राइज हो रही है, राइज हो रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी क्या है, वाटर वेपर कूल होना क्या कर देंगी, चालू कर देंगी। वाटर वेपर अगर कूल हो रही थी क्या हो गया भैया, वो कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, यानी गैसियस टू किस गैसियस से लिक्विड फॉर्म में वो आ रही है। ठीक है, और इसी लिक्विड फॉर्म से यानी जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं इसी से क्या बनते हैं भैया, इसी से बनते हैं क्लाउड्स, इसी से क्या बनते हैं भैया, क्लाउड्स। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन कब होता है भैया, प्रेसिपिटेशन कब होगा भैया, ये जो क्लाउड्स है, ठीक है, इसका भी अपना खुद का पेट है, इसकी भी कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की। ठीक है, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर ही होल्ड करने लगेगा तब क्या रहेगा भैया, वो एक्सेस ऑफ जो भी है वो छोड़ने लगेगा। तो क्या हो गया भैया, वो प्रेसिपिटेशन हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स कहा जाता है उसको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वो है आपको अपने आगे में। ठीक है, वो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। विन वाटर वेपर राइजेस स्टार्ट्स कूलिंग, पता है आपको जब वाटर वेपर राइज होंगी वो कूल हो रही, क्यों हो रही कूल, क्योंकि भैया जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहे हैं जब वाटर वेपर कंडेंस करेंगे यानी कंडेंसेशन प्रोसीजर में क्या आता है भैया, गैसियस टू लिक्विड में क्या है, वाटर आ जाता है गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जब कंडेंसेशन होगा वाटर वेपर का तो वाटर की ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे, यानी ये ऐसे बारिश की बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगी, और इसी वाटर ड्रॉपलेट्स की जो मासेस रहते हैं उसको कहा जाता है क्लाउड्स, उसे क्या कहा जाता है, क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है, when these water droplets becomes too heavy to float in air then they come down as precipitation। ये बेसिकली वही बोल रहे हैं कि क्या, देखो कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन यानी गैसेस टू लिक्विड फॉर्म में आ गया,
ठीक है, इसका अब क्या बन गया भैया, वाटर ड्रॉपलेट्स का मिलके क्लाउड्स मिल गए। अब इसकी जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, ठीक है, तब तक वो होल्ड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, बहुत ही कंडेंसेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब क्या हो गई, कम पड़ रही भैया, ठीक है। कम पड़ रही है तो क्या कर देगा भैया, ये छोड़ देगा उस बूंदे को, और ये जो बूंदे छूट गई है इसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। इसी को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हेवी टू फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई हैव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, ठीक है। द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इंजन कंडेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो जेट विमान रहता है, आपको पता होगा, आपने बचपन में देखा होगा, आजकल के तो जवान लड़की देखती नहीं है आसमां में, ठीक है। तो क्या रहता है, जब वो प्लेन ऐसा ऐसा उड़ता है तो क्या, एक वाइट ट्रेल, यानी ऐसे ऐसे देखो, वो धुआं दिखता था उसके पीछे, ठीक है। तो वो ट्रेल क्या ऐसे फॉर्म होती है भैया, तो वैसे ही फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है, यहाँ से एग्जॉस्ट निकल रहा है, यानी क्या, गैसियस फॉर्म में एग्जॉस्ट, ठीक है। लेकिन जिस लेयर में वो उड़ता है भैया, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है, वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, तो इसका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी ये भी जो धुआं निकल रहा है इसका कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, यानी ये गैसियस टू लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। हमें पता है कि गैसेस टू लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। और इसी वाटर ड्रॉपलेट्स के जो मासेस रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, क्लाउड्स कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्लाउड्स। इसलिए ऐसी वाइट ट्रेल हमें पीछे देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक एक आखिरी बार मैं सीधी तरीके से बता दूँ आपको, ठीक है, चलो फिर बता देता हूँ, ठीक है। देखो, वैसे पढ़ने वाले आगे, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो क्या हो रहा है भैया, एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एयर है, ठीक है। ये क्या हो रही है भैया, हीट हो रही, हीट होने की वजह से वो एक्सपांड होगी, एक्सपांड होने की वजह से वो राइज होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गई भैया लो प्रेशर एरिया, ठीक है। यहाँ पे एयर है भैया, लो टेम्परेचर है भैया, तो एयर क्या हो गई, कोल्ड हो गई, हेवी हो गई और सिंक हो गई, तो यहाँ पे हो गया भैया हाई प्रेशर एरिया। समझ में आ गया, चलो फिर आगे बढ़ते। उसके बाद देखो, ये क्या है भैया, ये समंदर है, ठीक है। हीट आ रही है भैया सन से, तो यहाँ पे एवापोरेशन हो रहा है भैया। एवापोरेशन यानी क्या होता है भैया, कि जब वाटर लिक्विड टू गैस फॉर्म में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एवापोरेशन कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिक्विड है, अभी भाप बन गया, भाप यानी वाटर वेपर बन गया, तो गैसेस, सॉरी, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में आ गया, ठीक है, एवापोरेशन। अभी भाप बन गया यानी क्या हो गया, लाइट हो गया। भाप कैसी है, लाइट है। अब भाप लाइट है तो क्या करेगी भैया, आपको पता है, वो ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है भैया, आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा था, जिस तरह से इन्फ्लुएंस करती है उसी तरह से अगर ये लो टेम्परेचर के एरिया में या फिर जोन में आ जाएंगी तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर का कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी क्या होता है भाई साहब, कंडेंसेशन यानी तय होता है भैया, जब कोई, यानी कोई, ठीक है, फॉर्म चेंज होता है कंडेंसेशन में। कैसा फॉर्म चेंज होता है भैया, तो गैसेस टू लिक्विड, गैसेस टू लिक्विड। देखो एवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड टू गैसेस, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या हो गया भैया, गैसेस टू लिक्विड, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है यहाँ पे, इस लिक्विड से क्या फॉर्म होता है भैया, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स के जो मासेस रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, क्लाउड्स, उसी को क्या कहा जाता है। बेसिकली इस वाटर ड्रॉपलेट की हेल्प से ही क्या फॉर्म हो रहा है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब इस क्लाउड की भी क्या रहेंगे भैया, अपनी वाटर होल्डिंग करने की, या फिर जो ये जो, हाँ, वाटर, ये ड्रॉपलेट्स होल्ड करने की क्या रहेंगी, अपनी कैपेसिटी रहेंगी, ठीक है। अपनी कैपेसिटी के ऊपर जाके तो वो होल्ड कर सकेगा क्या, नहीं, ठीक है। जब कैपेसिटी के ज़्यादा अगर होता है वाटर ड्रॉपलेट्स होल्डिंग, तो क्या करेंगे, वो बूंदे छोड़ देगा, ठीक है। और ये छूटी हुई बूंदी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी झट्ट से नीचे आना, गिरना, ठीक है, ठीक है। लिक्विड में फॉर्म में आ गया तो रेन, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा, स्नो कैसे आता है, स्लीट कैसे आता है, हिल कैसे आता है। तो बेसिकली आप जब समझोगे ना कि स्ट्रेटोस्फियर
ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, ठीक है। उससे ये सब मैकेनिज्म आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे आपको समझ के लिए, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी हम पढ़ेंगे तब करवा दूंगा आपका अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रेसिपिटेशन, देखो जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड के फॉर्म में आता है उसे क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है, ठीक है। ये देखो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, यानी हमारे ग्राउंड वाटर जो भी है मोस्ट ऑफ द कहाँ से आता है रेन वाटर से आता है, ठीक है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, ये पता है भाई आपको, यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लाइंग एरिया। एग्जैक्टली है भैया, ठीक है। आपको पता है जो ट्रीज है वो क्या करती है, वाटर को भी प्रिजर्व करती है और सॉइल को भी बाइंड करके रखती है। क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल बताया, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। इतना ही ध्यान मेरे को 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ आएगा नहीं समझ पे, ठीक है, क्योंकि क्या है ये कुछ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ भी समझ में आएगा नहीं, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, साइक्लोनिक रेनफॉल में, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल समझने के लिए आपको लो प्रेशर एरिया, एयर कैसे एंटर हो रही है, कैसे जा रही है, ठीक है, यानी कोरोलियस कोरोलिस फोर्स, ठीक है। ये सब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वो साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं समझेगा, ठीक है। खाली इतना ही ध्यान मेरे को कि साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या हो रहा है कि जब वार्म और मॉइस्ट एयर क्या हो रही है, कोलाइड हो रही है, तब जो प्रेसिपिटेशन आ रहा है उसे कहा जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल। 11th क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान मेरे को। रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है भैया, तो क्या हो रही है भैया, ये एयर यहाँ पे आके टकरा रही है, टकराने के बाद क्या कर रही है फिर ये, देखो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज की कंसेप्ट क्लियर होने को होना, ठीक है। तो ये 11th क्लास में पढ़ेंगे, वहीं पे रेनफॉल भी मैं आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। अब ये वैली ब्रिज वगैरह समझाने को बैठ गया तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे अभी, ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। खाली इतना ही ध्यान मेरे को कि थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। इतना ही ध्यान मेरे को, बाकी इसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं। मैं कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या हो रहा है, वार्म एयर राइज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉइस्ट एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, यानी बेसिकली वही, हाँ, कौन सा पोर्शन जल्दी हीट हो रहा है, कौन सा पोर्शन जल्दी कोल्ड हो रहा है, उसकी बदौलत ये रिलीफ रेनफॉल हमको मिलता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, रेनफेड एरिया हो गया, ये हो गया रेन शेडो एरिया, ठीक है। ये आप ही नहीं समझेगा ना जब तक आपको मैकेनिज्म ही नहीं समझ में आएगा कि कैसे एयर आ रही है, लो प्रेशर एरिया क्या है, हाई प्रेशर एरिया क्या है, तो थोड़ी दिक्कत जाएंगी आपको। और उतना अगर एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गए तो फिर वो लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो डिग्नो में देखा है कि अर्थ क्या करता है, तो सिर्फ अर्थ को 1% ही क्या अर्थ रिसीव करता है, इतनी वाली एनर्जी आती है। मेरे को नहीं पता इसको क्या करोड़ में, 2.5 करोड़ में क्या है, पढ़ लो आप, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर डिग्री या सेल्सियस में किया जाता है। सेल्सियस को एंडर सेल्सियस ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। जैसे कि पता है वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पे और बॉइल्स होता है 100 डिग्री पे, ठीक है। मून पे एयर नहीं है इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो विंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन, आपको मैंने कहा था वेस्ट से बह रही थी वेस्ट वेस्टर्लाइज, इससे बह रही है तो ईस्टर्लाइज, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन के अदर फॉर्म भी है, स्नो, स्लेट, हेल, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश ही होती है क्या, ये भी मैं आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा कंस्टेंट करते हैं, खुद को रोकते हैं बेसिकली कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेक्चर्स की पीडीएफ और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर मुझसे एग्जाम रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक एडवाइस, ठीक है, पढ़ो और स्टिक रहो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे स्टिक रहो। आप देखना 11th क्लास में हम जैसे एंटर करेंगे ये सभी कंसेप्ट आपकी बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। उसके बाद ही आपको ये थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत रहेगी ये एनसीईआरटी, लेकिन लाइट माइंडेडली पढ़ लिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी स्टिक रहो, बहुत सी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो बताने को जो बिगिनर है उनको क्या हो जाएगा, थोड़ा लेक्चर्स ऐसा लगेगा, बोरिंग भी लगेगा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी उनके लिए चीज़ें, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की ये वाली जो कंसेप्ट है ये समझने के लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी में
कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आनी को होना। ठीक है, अगर वो चीज़ें एक बार आपके दिमाग में घुस गई तो ये आप ऐसे ही कर लोगी। ठीक है, ये भी ऐसे ही कर लोगी। ठीक है, एनीवे चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।